अरे किसी को कुछ बोलना है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी याद आया? हाँ सर। रिलैक्सेशन टाइम, मीन हाँ सर। फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, रिलैक्सेशन टाइम, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, टेम्परेचर के साथ रिलेशन, टेम्परेचर बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी अरे घट जाता है बढ़ जाता है? कम हो जाती है। कम हो कम हो जाता जाता है ना। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन एग्जैक्टली ये होता है, E0/2m इंटू रिलैक्सेशन टाइम। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हाँ जो अगला चीज पढ़ना है वो देखो, ठीक है। हमने शुरू करा था, देखो दो तरह का मोशन हुआ। अब फिर से अपन उसी कंडक्टर को लेते हैं। ये हमारा सिलेंडर था, ठीक है। इस सिलेंडर को थोड़ा ध्यान से देखना है, मेटेलिक है। इस मेटेलिक सिलेंडर का रेडियस जो भी है, इसका रेडियस मान लेते हैं आर है, ठीक है। इसका रेडियस मान लेते हैं आर है, लेंथ मान लेते हैं एल, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स वो रैंडम मोशन कर रहा था ना। इस रैंडम मोशन के कारण कोई करंट फ्लो नहीं करता। ये तो मान लिए कि भाई अगर रैंडम मोशन को देखें तो इस पॉइंट से जितना इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा उतना इलेक्ट्रॉन इधर, उतना ही ऊपर, और उतना बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक साथ रैंडम मोशन कर रहा होता है, ठीक है। तो हर पॉइंट से नेट चार्ज कितना पास करता है? जीरो। जितना फॉरवर्ड जाएगा उतना ही बैकवर्ड चला जाएगा। तो एक्चुअल में इस रैंडम मोशन के कारण कंडक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं करता है ना, ठीक है। सो ये रैंडम मोशन को हम लोग भूल जाते हैं। अब दूसरा जो मोशन था वो था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कि अगर हमने इस कंडक्टर को एक बैटरी से ऐसे जोड़ दिया, V वोल्ट के बैटरी से, तो इस कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, जिसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्रिएट हो गया ना। बैटरी लगाने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक, समझ गया? हाँ। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होने लगा। एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या? VD से। हम रैंडम मोशन भूल गए, ठीक है। हम सिर्फ इस पे फोकस कर लिए, जो पिछले क्लास में पढ़े थे कि ये जो इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट हो रहा था ना, हम इस पे फोकस कर लिए कि सारे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होने लगे। बस हम सिर्फ ड्रिफ्ट को देख रहे हैं। रैंडम मोशन तो कोई किसी काम का है ही नहीं, वो तो चार्ज को फ्लो करने में हेल्प करेगा नहीं, ठीक है। तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को देख रहे, मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए तो सारे इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन तो कर ही रहे, बट सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जाने लगे, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया डिस्टेंस ड्रिफ्ट बाय रिलैक्सेशन टाइम, है ना। एंड दैट इज इक्वल टू E0/2m इंटू टाउ नॉट। यही था ना एक्सप्रेशन, ठीक है। ये याद रखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। ये जरूरत पड़ जाता है तो याद भी रखना है, ठीक है। सो ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कहानी था। क्लियर है? है ना। अब हम देखेंगे कि इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब देखो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन इधर मोशन कर रहा है, बट ये करंट जो है, माइकल फैराडे जी और एम्पियर जी बहुत पुराने जमाने में इलेक्ट्रॉन चार्ज के डिस्कवरी होने से पहले ही करंट बता चुके। उन्होंने बताया था कि करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एक्चुअल में मूव तो नेगेटिव चार्ज करता है, बट हम मूवमेंट किसका देखते हैं? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो हम इसको उल्टा कर देते हैं। उल्टा ऐसा कर सकते हैं कि हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर एक जगह से इधर जा रहा है, इसका मतलब कि पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इधर से इधर जा रहा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर गया, ऐसा बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर दिए पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन से। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होता नहीं, बट करंट इज डिफाइंड एज I इज इक्वल टू dQ/dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज से डिफाइंड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, उसको हम बदल करके पॉजिटिव चार्ज को इधर से इधर मूव कर दिए, ठीक है। अब देखो इस कंडक्टर का एरिया, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो कितना है? A, ठीक है। इस कंडक्टर का एक टर्म हम लोग लेंगे, दैट इज L। L रिप्रेजेंट्स नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। E represents the number of free electron per unit volume, समझ गए, ठीक है।
अब देखो अलग अलग कंडक्टर का, जैसे तुमसे बोले कॉपर, कॉपर का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? अरे कॉपर का वैलेंसी कितना होता है? 2 होता है। इसी तरह से बोले एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना होता है? 3। तो अलग अलग लेड का कुछ और होगा, जिंक का कुछ और होगा, तो अलग अलग मेटल में आयरन का कुछ और होता है, समझ गए? अलग अलग मेटल में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज डिफरेंट। कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन पर एटम मिलेगा हमको मूव करने के लिए, एल्युमिनियम का तार लेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव, है ना? ठीक है, इसी तरह से सिल्वर लेंगे तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग होगा पर एटम। तो ये जो n है, n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। समझ में आया क्या? अलग अलग कंडक्टर का नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम अलग अलग होता है, समझ गया? कॉपर का नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम अलग रहेगा, ये अपने को कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं, बस समझने के लिए, ठीक है? बट ये क्लियर है, कॉपर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब ये हुआ कि अगर हम एक मेटल का क्यूब ले लें, ये क्यूब ले लें जिसका लेंथ ब्रेथ और थिकनेस क्या हो 1 मीटर 1 मीटर एंड 1 मीटर, तो इसमें जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका संख्या कितना है? n। n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं बोल रहा, ठीक है? टोटल इलेक्ट्रॉन से अपने को कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना? एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है वो रिस्पॉन्सिबल होता है करंट फ्लो कराने के लिए, ठीक है? समझ में आया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन से करंट फ्लो करता है, टोटल इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, कोई करंट फ्लो नहीं करता है, समझ गए क्या? ठीक है, तो इसमें हम लोग n जो है, n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आया क्या? तो ये अलग अलग मेटल का अलग अलग होगा। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है? हर्षिता बोलो रे, हर्षिता। हाँ सर आ गया। हाँ, जो नहीं आ समझ गया। अदिति, क्लियर है रे सभी को? अक्षर, यस सर। ठीक, n क्या है समझ गया? अलग अलग कंडक्टर का अलग अलग होता है। अब देखो कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है पॉजिटिव हम मान रहे हैं और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है वीडी से, ठीक है? अब हम किसी एक पॉइंट पे खड़े हो जाए तो कितना इलेक्ट्रॉन पास किया ये निकालना हमारे बस का बात नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट को कितना पार करेगा ये हम बता नहीं पाएंगे। बट अगर हम ऐसा सोचे कि एक पॉइंट का तो हम बता नहीं पाएंगे, बट अगर हम एक एरिया का बात, मान लो हमने यहाँ पे छोटा सा ये वाला, ठीक है, इस कंडक्टर का ये वाला एरिया पे फोकस किया। अब देखो इस एरिया को इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से पार कर रहा है? वीडी से, ठीक है? इस एरिया को इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से पार कर रहा है? वीडी से। तो dt टाइम में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो इस सरफेस पे है कितना दूर चला जाएगा? vd इंटू dt चला जाएगा ना, यहाँ पहुंच जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन dt टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? vd इंटू dt, सही। अब देखो कि इतने वॉल्यूम में ये जो वॉल्यूम है कंडक्टर का, ये वॉल्यूम कितना है? ये जो वॉल्यूम है एरिया इंटू लेंथ, ये जो वॉल्यूम हमने शेडेड रीजन बनाया, शेड कर इसको, ये जो हमने शेडेड वॉल्यूम बनाया ये वाला, ये डिस्क टाइप का है। इस कंडक्टर में ये डिस्क टाइप का ही है ना। इस वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है? ठीक है, इसमें इस समझ में आया बात? इस लेंथ को का वैल्यू है vd इंटू dt। अब यहां से इलेक्ट्रॉन इतने दूर तक जाता है कितने टाइम में? dt टाइम में, ठीक है? और इसका वॉल्यूम का अगर हम बात करें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया इनटू लेंथ। व्हाट इज एरिया इनटू लेंथ? vd इनटू dt। प्लस दिस इज dx एंड dx इज vd इनटू dt। तो इस ये जो शेडेड रीजन है, शेडेड डिस्क है, इसका वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इनटू vd इनटू dt, सही है? अब देखो इस वॉल्यूम में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं वो सब मोशन में है। वो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें पड़े हैं वो किस स्पीड से चल रहे हैं? vd से। सारे इलेक्ट्रॉन vd से आगे बढ़ रहे हैं ना, ठीक है? सारे पॉजिटिव चार्ज vd स्पीड से चल रहे हैं। तो इतने रीजन में जितने इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? dl
एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस वॉल्यूम, ये ग्रीन रंग का जो वॉल्यूम दिख रहा है, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, और ये सारे इलेक्ट्रॉन इस एरिया को, ये जो एरिया लाल वाला दिख रहा है, इसको पार करके ही आगे गए होंगे। ठीक है, समझ गया। सो टोटल चार्ज कितना हो गया फिर, इज E इंटू DN। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E है तो इतने इलेक्ट्रॉन पे DN नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो जाएगा, E इंटू DN। अब हम इसको यहाँ लिख लेते हैं DQ। DQ is the charge which passes through this area, that is equal to E DN। DN मतलब N into DV, DV मतलब एरिया into VD into DT। सही है, this is equal to DQ by DT। इसको हम डिवाइड कर देते हैं, DT को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा NEAVD and this is called current। समझ में आया, this is the instantaneous current। समझ गए? हाँ सर। अरे नहीं समझ में आया तो नहीं बोलना, क्योंकि आगे फंस जाओगे। नहीं, थोड़ा ऊंचा बोलो, माइक मुंह के पास लेके बोलो, बहरा है रे। सर DN समझ में नहीं आया, DN समझ में नहीं आया। देखो एक बार फिर से समझाते हैं। ये हमारा डिस्क है, इस पे फोकस करो। dt टाइम में इलेक्ट्रॉन कितना दूर चला जाता है, VD इंटू dt चला जाता है ना, ये एरिया को, है ना। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है वो यहाँ पहुंच गया, कितना दूर पहुंच गया, VD इंटू dt पहुंच गया ना, ये हो गया dx। अब इसका एरिया A है। इस रीजन में जितने भी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन इस एरिया को पास करके ही आगे गए होंगे ना, कोई कूद करके तो आया नहीं होगा। ठीक है, तो इस रीजन में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ठीक है, इस रीजन में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन इस एरिया को पार करके ही आगे बढ़ा होगा। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस रीजन में जो प्रेजेंट है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। और इसका वॉल्यूम लेंथ अगर हम dv का बात करें तो इट इज एरिया इंटू dx। एरिया तो ये है और dx कितना है, vd इंटू dt। यहाँ रख दिए। सो dn इज NAVD इंटू dt। इतना चार्ज है इसके अंदर पड़ा हुआ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का है, इतना नंबर है। अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E होता है, तो इतने सारे जो इलेक्ट्रॉन इस रीजन में पड़े हुए हैं फ्री, उसका चार्ज क्या हो जाएगा, तो dq हो जाएगा E dn का मतलब NAVD इंटू dt। इस dt को इधर ले आते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा dq बाय dt, दैट इज I NEAVD। देखो हाँ अर्पित, हाँ सर समझ में आया। सो दिस इज द इंस्टेंटेनियस करंट फ्लोइंग इन द वायर। समझ में आया? देख लो फिर से, ये फोटो से समझाएं क्या, इस फोटो से फिर से समझाना है क्या। देखो इलेक्ट्रॉन चला जा रहा है जैसे, अब हम देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये पेन है, दिखा रहे पेन, ये एरिया को पार कर रहा है इसे। ठीक है, ये इतने दूर का जो लेंथ है, ठीक है, दिख रहा है तुमको। अगर ये v स्पीड से ऐसे चल रहा है तो इतने लेंथ में जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो सारे मेरे उंगली को पार करके ही आगे गए होंगे ना। देखो ये जा रहा है, तो इतने लेंथ में जितने भी मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं ये सारे मॉलिक्यूल्स मेरे हाथ को क्रॉस करके ही आगे बढ़े होंगे ना। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे कि भाई फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, तो इतने वॉल्यूम में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं वो सारे के सारे मेरे हाथ को क्रॉस करके ही आगे बढ़े होंगे। समझ में आया बात? ठीक है, तो इस वॉल्यूम में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहे हैं, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन इस एरिया को, जो शेडेड एरिया है लाल वाला, इसको पार करके ही आगे जा रहे होंगे ना, बीच से तो कोई आया नहीं होगा। सारे इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस ऐसे मोशन कर रहे हैं। हाँ सर आ गया। ठीक है, सो ये नंबर कितना हो गया, dn इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। अलग अलग कंडक्टर का ये जो स्मॉल n है वो अलग अलग होता है, सबका सेम नहीं होता। ठीक है, सो n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में हो जाएगा,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम मतलब कितना हुआ ए वी डी डी टी यहाँ रख दिए, और चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा ई इंटू डी एन। ठीक है, डीएन का वैल्यू रख दिए, समझ गए क्या? बोलो। हाँ ठीक है, हाँ सर। चलो आगे बढ़े। तो ये हो गया एक, तो हम लोग करंट यहाँ देखिए। अब देखो करंट का जो एक्सप्रेशन आया इसको ध्यान से समझना था। आई जो हमारा आया, आई दैट इज इक्वल टू, अब इसमें क्या क्या समझना है। आई आया, आई इज द करंट विच इज एल ई ए वी डी। ठीक है, I is the current in ampere coulomb per second और एम्पियर। ठीक है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power minus 90। A क्या है, A is the, ये वाला जो A है, A is the एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, समझ में आया। और ये VD क्या है, VD है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आया। अब ये जो एरिया है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, एरिया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जैसे कि अगर ये कंडक्टर है, ठीक है, और अगर इसका तुम इधर लगा, तो ये अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो एरिया हमेशा इसके परपेंडिकुलर ही रहेगा। समझ में आया। area must be, surface of this area must be perpendicular to drift velocity। drift velocity का है ना, समझ गए? अरे सही, कोई भी एरिया नहीं लेना, ऐसा नहीं कि तिरछे एरिया काट दिए। कैसा, हम रॉड लिए, सिलेंडर लिए और इसमें बोल दिए एरिया इसे काट दिया और बोले ये वाला एरिया लेना, तो ये एरिया नहीं लेना है, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर हमारा ऐसा है तो एरिया जो होगा इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब तुम्हें जो एरिया लेना होगा वो यही एरिया लेना होगा। समझ में आया क्या? एरिया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेगा। सर कंपोनेंट नहीं ले सकते? अच्छा, ये तो स्केलर ना। अब करंट का डायरेक्शन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा सेम होता है। ठीक है, हम जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ ऐसा है तो हम बोलेंगे करंट यहाँ ऐसा फ्लो कर रहा है, दो द करंट इज एक्चुअली ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, बट करंट फ्लो करता है ना, करंट फ्लो करता है, बट ये वेक्टर नहीं है। करंट के पास डायरेक्शन तो होता है, बट ये प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर सेटिस्फाई नहीं करता, ये ट्रायंगल लॉ से नहीं जुड़ता। 1 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर 2 एम्पियर होता है, इसमें है ना ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर नहीं लगता। ठीक है, सो करंट का डायरेक्शन हमेशा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अलोंग ही होता है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बिल्कुल अपोजिट। अरे क्लियर है? एरिया का कंपोनेंट नहीं ले सकते? एरिया का कंपोनेंट, इसका एरिया का कंपोनेंट नहीं होता। एरिया का जो भी कंपोनेंट दोगे, जब यहाँ पे I इज इक्वल टू एन ये वीडी लिख रहे हो, तो एरिया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, चाहे एरिया का कंपोनेंट लेना पड़े, जो भी लेना पड़े। ठीक है, बट वो हमेशा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला ही लेना होगा। अगर ये वाला एरिया दिया हुआ है तो तुमको ये वाला लेना होगा। समझ में आया? कंपोनेंट ले लो इसका। समझ गए क्या? ठीक है, एरिया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। सही। अब इसमें एक नया टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं, करंट डिवाइडेड बाय एरिया इज गिवन अ नेम J, दैट इज NEVD। ठीक है, यूनिट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। समझ गए? करंट डेंसिटी का मतलब होता है जैसे इस वायर से करंट फ्लो कर रहा, ठीक है, आई करंट ऐसे फ्लो कर रहा, इधर से निकल रहा, तो करंट डेंसिटी का मतलब हुआ इस एरिया से पर यूनिट एरिया कितना करंट जा रहा है। सो टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दिस एरिया डिवाइडेड बाय द एरिया इटसेल्फ is called current per unit area और current density represented by J। ठीक है, अब ये जो एरिया रहेगा, ये एरिया हमेशा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। समझ में? ऐसा नहीं कि यहाँ पे करंट डेंसिटी बोल दिए कि I डिवाइडेड बाय ये वाला एरिया, ये एरिया अगर ले लिए तो गलत हो जाएगा। समझ में?
एरिया जो है करंट के या ड्रिफ्ट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही रहता है। अरे ठीक है, तो एक टर्म हो गया करंट, ठीक है। हाँ सर, ये करंट डेंसिटी फिर आई वेक्टर हो गई तो नहीं बे सुबह एन ई ए वी डी, करंट इज स्केलर क्वांटिटी दो इट इज हैविंग, देखो वेक्टर करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जे इज इक्वल टू आई बाई एरिया, एक्चुअली होता ये स्केलर ही है, समझ में आया। बट हम लोग इसको कई बार वेक्टर बोल देते हैं, और वेक्टर बोलते हैं और बोलते हैं ये वीडी के डायरेक्शन में होता है, ठीक है। समझ में आया क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी किधर होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, समझ गए? अरे सही, ठीक है। इसमें आई क्या है? टोटल करंट, और ए क्या है? परपेंडिकुलर एरिया। किसके परपेंडिकुलर? करंट के परपेंडिकुलर। हाँ सर। देख लो, किसी स्टेप में डाउट हो तो बता दो। तो दो करंट डेंसिटी स्केलर है तो उसको वेक्टर क्यों बोल देते हैं? किसको? करंट डेंसिटी। current density is actually current density is a scalar quantity, but इसको कई बार हम लोग वेक्टर इसलिए बोल देते हैं कि करंट डेंसिटी का, जैसे यहाँ का करंट डेंसिटी होगा तो यहाँ का करंट डेंसिटी यहाँ का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लॉन्ग रहेगा, समझ में आया? तो हर जगह का ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अपना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा ना, तो उसी डायरेक्शन में करंट डेंसिटी होगा। बट ये करंट डेंसिटी 100% वेक्टर भी नहीं, समझ में आया क्या? करंट डेंसिटी इज नॉट 100% वेक्टर क्वांटिटी, इट इज नाइदर वेक्टर एक्चुअली, ठीक है। करंट डेंसिटी को 100% वेक्टर भी नहीं बोल सकते, ठीक है। जे समझ गया? इसको तुम स्केलर ही बोलो तो ज्यादा अच्छा रहे, क्योंकि वेक्टर बोल दोगे तो हमेशा जिंदगी भर कंफ्यूज रहोगे कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर सेटिस्फाई करता है क्या? तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर सेटिस्फाई नहीं करता है, समझ गए? हाँ सर। हाँ सर, ठीक है। अब देखो, तो दो चीज हम लोगों ने आप पढ़ा, ठीक है। पहला चीज पढ़ा आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, और दूसरा पढ़ा जे इज एन ई वी डी। अब यहाँ से एक तीसरा चीज निकल गया, आई का यूनिट है एम्पियर, और ये है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। आई बाई एरिया लेते हैं तो एरिया मस्ट बी परपेंडिकुलर टू करंट। अब देखो, जे जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, बिकॉज एन और ई, इस जे को देखो, जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीडी। एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए एन और ई का वैल्यू क्या रहेगा? कांस्टेंट। एन इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम एंड ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये दोनों एक पर्टिकुलर कंडक्टर का क्या रहेगा? कांस्टेंट, सही। अब ये दूसरा चीज हमें ये भी पता है, पहले क्लास में पढ़े थे, वीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा। इलेक्ट्रिक फील्ड का पिछले क्लास में ये पढ़े थे ना? हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं जे इज प्रोपोर्शनल टू वीडी एंड वीडी इज प्रोपोर्शनल टू ई, मींस जे इज प्रोपोर्शनल टू ई। जे का मतलब होता है आई बाई एरिया इज सम कांस्टेंट, ई का मतलब होता है वी बाई एल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ होगा ना इस कंडक्टर का, यहाँ देखो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर में जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, है ना, कि यहाँ पर अगर एल है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वी बाई एल होगा। याद आया? हाँ सर। हाँ, दिखाने के बाद याद आता है हमको, इसका मतलब तो लोग देखते नहीं वैसे, ठीक है। सो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E इज इक्वल टू V बाई L, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं C क्या है? C इज ए कांस्टेंट, ठीक। इसको लिख सकते हैं V बाई I, इसको V और I है ना, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और I मतलब करंट, दिस इज इक्वल टू, ठीक है, इट इज 1 बाई C L बाई एरिया, ठीक। दिस C is called conductivity of conductor, ठीक है। and 1 by C is given a new name that is called rho. Rho is called resistivity of conductor। समझ में आया? तो यहां से हमारा समझ गए रे? हाँ सर। तो ये 1 by C को देखो, C क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। अलग अलग कंडक्टर का कंडक्टिविटी अलग अलग होता है। अब यहां से लिखे V बाई I
इज इक्वल टू रो एल बाई एरिया। अब देखो रो क्या है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है, ठीक है। एल क्या है, रेजिस्टेंस के बराबर होता लेंथ है। ऑफ द कंडक्टर है। ए क्या है, क्रॉस सेक्शन। तो ये पूरा टर्म क्या हुआ, कांस्टेंट। ये पूरा क्या हुआ, कांस्टेंट। and this constant given a name that is called r. So r is Resistance. equal to rho l by area, and this r is called resistance of conductor. समझ में आया क्या? This is called resistance of the conductor, ठीक है। and the unit of resistance is volt per ampere, that is also called ohm. समझ में आया, वोल्ट पर एम्पियर हो गया ना, हाँ सर। हाँ सर। and this relation for V by I is equal to R, this is called Ohm's law. सुने होंगे ये वाला रिलेशन सबसे पहले हाँ सर। ओम थे उन्होंने डिराइव किया था, उन्हीं के नाम पे इसको ओम्स लॉ बोलते हैं। और V is also equal to IR, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी हम लोग बात करेंगे R is equal to रो L by एरिया, ठीक है। समझ में, R मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A इज द एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। अब अलग अलग कंडक्टर का अलग अलग पर्पस होता है। जैसे मान लो घर में तुम अगर तार लगा रहे हो, एक जगह से दूसरे जगह बिजली को ले जाने के लिए क्या लगाते हैं, वायरिंग कराते हैं ना, ठीक है। तो जब वायरिंग कराते हैं तो हम क्या चाहेंगे, रेजिस्टेंस वायर का ज्यादा हो या कम हो, कम हो। तो ऐसा मटेरियल चूज करेंगे जिसका रेजिस्टेंस कम से कम हो। तो सबसे कम रेजिस्टेंस तो ऐसे गोल्ड का होता है, बट सोना का तार अगर लगाओगे तो पता चला घर बने ही नहीं, बिक गया, अबे है ना, चोरी हो गया। तो तुमको क्या करना होता है, कॉपर का वायर लगाते हैं, कॉपर का रेजिस्टिविटी बहुत कम होता है, ठीक है। और मान लो एक फिलामेंट बनाना, मतलब हीटर जलाना, तो हीटर में क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए ऐसा नाइक्रोम वायर यूज करते हैं, नाइक्रोम का रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होता है, समझ में आया? तो एक्चुअली अलग अलग पर्पस होता है, जैसे लाइट बनाना है या फिलामेंट बनाना तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होना चाहिए, बल्ब का फिलामेंट बनाना है तो रेजिस्टिविटी भी ज्यादा होना चाहिए, और उस मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जब बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगा तो गर्म होगा, और गर्म होगा अगर मेल्टिंग पॉइंट कम है तो पिघल जाएगा फिलामेंट, है ना, ठीक है। तो ये अलग अलग पर्पस होता है। जैसे वायरिंग कराना है तो कम रेजिस्टिविटी का मटेरियल यूज करेंगे, और अगर मान लो फिलामेंट बनाना है या हीटर का फिलामेंट बनाना है, ठीक है, तो ज्यादा रेजिस्टिविटी का वायर यूज करेंगे, ठीक है। सो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज गिवन बाय रो एल बाय एरिया। अब इसमें देखो रो क्या है, रो तो मटेरियल, जैसे ये कंडक्टर, ठीक है, ये हमने एक कंडक्टर लिया था, इसका लेंथ एल था, ये एरिया था, इसके क्रॉस हमने ऐसे बैटरी लगा दिया था, यही किया था रे। बैटरी क्या कर रहा है, यहाँ से ऐसे करंट भेज रहा है, करंट इसमें ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो जब हम R लिखते हैं तो R इज इक्वल टू रो एल बाई एरिया में L जो होता है, L इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। लेंथ जो रहेगा हमेशा, लेंथ जो है फ्लो डायरेक्शन ऑफ करंट के लॉन्ग रहेगा, ये ध्यान रखें। एरिया हमेशा करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर रहेगा। हाँ, परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर जो रहेगा वो करंट जो फ्लो कर रहा होगा उसके परपेंडिकुलर है। और रो तो मटेरियल का प्रॉपर्टी है, दैट इज रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी भी तुम बोलो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जुड़ा हुआ, ठीक है। रेजिस्टिविटी जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, रेजिस्टिविटी तुम बोल सकते हो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट। रेजिस्टिविटी एक्चुअली टेम्परेचर का प्रॉपर्टी, ठीक है, ये बैटरी का प्रॉपर्टी नहीं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मटेरियल का रेजिस्टिविटी क्या होगा, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगा तो इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया है या घट गया। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जैसे टेम्परेचर तुमने बढ़ा दिया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गया, कम हो गया ना, कम हो गया। तो ड्रिफ्ट मतलब इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे चलने लगा, तो धीरे धीरे चलने लगा तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया है चलने में या घट गया, बढ़ गया। तो रेजिस्टिविटी जो है टेम्परेचर के साथ, ज्यादातर मटेरियल का रेजिस्टिविटी, मेटल का रेजिस्टिविटी जो है टेम्परेचर के साथ बढ़ता या घटता है। द रिलेशन ऑफ रेजिस्टिविटी इज रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये प्रॉपर्टी, ये हमारा रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच
रिलेशन होता है। रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर इज रो नॉट। रो नॉट क्या है? ठीक है, रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन। ठीक है, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल भी बढ़ता जाएगा। अल्फा इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। समझ में दिया रहेगा, ऐसे अपने को ये ज्यादा जरूरत है। ठीक है, मतलब जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी घट जाएगा। इसका मतलब इस मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। और अगर रेजिस्टेंस का भी रिलेशन देखें तो आर होता है आर नॉट 1 प्लस, ठीक है, अल्फा डेल्टा टी। हियर अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये अल्फा और ये अल्फा डैश दो अलग अलग चीज। आर नॉट क्या है? रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया? ठीक है, रो नॉट क्या है? रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया क्या? रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अल्फा को बोलते हैं अल्फा डैश है, अल्फा डैश को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, डेल्टा टी इज द टोटल इंक्रीज इन टेम्परेचर, आर नॉट इज द इनिशियल रेजिस्टेंस, आर इज द फाइनल रेजिस्टेंस। समझ गए? ये दोनों रिलेशन बस ध्यान रखें। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, ठीक है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस बढ़ता है और मटेरियल का रेजिस्टिविटी भी बढ़ता है। बट यही चीज सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है। सेमीकंडक्टर में जब तुम सेमीकंडक्टर हम लोग बाद में पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर का जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस, ठीक है, कम हो जाता है। ठीक है, अब वो अपन बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग जो भी बात कर रहे हैं ये मेटल का बात कर। ठीक है, जो भी कंडक्टर इस लॉ को फॉलो करता है V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, जो भी कंडक्टर इस लॉ को फॉलो करता है दैट इज कॉल्ड ओहमिक। मतलब हम लोग पूरा बात सिर्फ और सिर्फ ओहमिक कंडक्टर का कर रहे हैं, वो कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, जैसे सेमीकंडक्टर हो गया, सेमीकंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, जैसे मान लो सुपर कंडक्टर हो गया तो सुपर कंडक्टर भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। समझ गए? तो वो दोनों को छोड़ के हम लोग सिर्फ और सिर्फ ओमिक कंडक्टर का बात कर रहे हैं जो ओम्स लॉ को सेटिस्फाई करता है। इसमें तुम्हें रेजिस्टेंस समझ में आया? रो एल बाई ए। हाँ, ठीक है, लेंथ हमेशा किधर रहेगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ, और एरिया कैसा रहेगा? हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, ये समझ गए? ये देखो रेजिस्टेंस का फोटो होता है। ये रेजिस्टेंस का फोटो तुम लोग देखे हो? ऐसा रेजिस्टेंस देखे हो? हाँ सर। अबे हर सर्किट में ये लगा होता है। ये रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये अपने को फोटो काम आएगा। इसलिए ये रियोस्टेट है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। अलग अलग जगह स्लाइडर होता है, ये लैब में रहता है। इसमें तुम स्लाइड करोगे तो अलग अलग जगहों पे जब स्लाइडर जाएगा तो रेजिस्टेंस, ये जो वायर है ये नाइक्रोम वायर। ठीक है, जैसे जैसे दूर ले जाते हैं इसका लेंथ बढ़ता जाता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस वेरिएबल होता है। इसमें भी जो है ये हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये मेटल ऑक्साइड का रहता है। इसमें नॉर्मली 3 या 4 स्ट्रिप होता है। जैसे इसमें 1 2 3 स्ट्रिप। पहला स्ट्रिप बताता है नंबर, ठीक है, दूसरा स्ट्रिप भी बताता है नंबर, और तीसरा स्ट्रिप बताता है नंबर्स ऑफ 0। ठीक है, और ये बताता है टॉलरेंस ±5% या ±10%। समझ में आया? पहला नंबर जो होता है ये रहता है गोल्डन में। ये जो लास्ट पैच होता है ये गोल्डन या सिल्वर का रहता है। ठीक है, अगर समझ गया? पहला जो ये कलर होता है दिस इज कॉल्ड कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये पहला कोड क्या बताता है? नंबर। दूसरा कोड क्या बताता है? ये भी नंबर। और ये तीसरा कोड बताता है नंबर ऑफ 0। समझ गए? अरे सही, ये हम बताएंगे। कलर जो है एक नंबर बताता है। इसमें जैसे होता है इसका सीरीज होता है। सर कलर कोडिंग तो हटा देना शायद। ब्लैक, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। सर ये सब है क्या? हाँ सर, ये कलर कौन से है? पहले तो लिख तो लो। ये कलर कोडिंग तुम्हें लिखना है। ये कलर का कोडिंग तुम थोड़ा उतार लो। कलर कोडिंग हटा दिया ठीक है, बट सब एग्जाम तो थोड़े ना हटा दिया यार।
नहीं सर, वो आज टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज आई कि उसमें से भी हट गया, जेई और नीट में से भी। अरे हटा दिया तो हटा दिया, थोड़ा पढ़ लो क्या चल जाए। ठीक है, ब्लैक होता है हाँ 0, सर। ब्राउन होता है 1, रेड होता है 2, ऑरेंज होता है 3, येलो होता है 4, ग्रीन होता है 5, ब्लू होता है 6, वॉयलेट का मतलब 7, ग्रे का मतलब 8, व्हाइट का मतलब 9। और गोल्ड जो होता है, गोल्ड का मतलब होता है 5% और सिल्वर का मतलब होता है 10%। सही, बस ये फिगर तुमको याद रखना है, ये इधर वाला मल्टीप्लायर का जरूरत नहीं है। ठीक है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट, ये हमारा फिगर है। समझ में आया? अब जैसे तुमको बोल रहे थे ये कलर कैसे देखेंगे, तो पहला पहला, अरे ये पहला देखो कौन सा कलर ये पहला तुमको दिख रहा है, ब्राउन। ब्राउन है, फिर कौन सा है, ब्लैक, ब्लैक, और रेड, फिर क्या है, ब्राउन। रेड, सर रेड है ना? ब्राउन है, रेड दिख रहा है। रेड दिख रहा है, चलो रेड है। और उसके बाद क्या है, गोल्डन। गोल्डन। सही, पहला ब्राउन है, तो ब्राउन क्या बताएगा, नंबर, ब्राउन का नंबर कितना है, ब्राउन का नंबर है 1, तो ब्राउन के आगे हम लिख लेंगे 1। ब्लैक का नंबर कितना है, 0, तो यहाँ लिख लेंगे 0। और रेड का मतलब कितना होता है, 2। और ये जो तीसरा है 2 बताया, 2 0, मतलब यहाँ पर रेड के लिए 2 0। समझ में आया? तो ये हो गया 1000 ओम का रेजिस्टेंस है, जिसमें प्लस माइनस गोल्ड मतलब कितना हुआ, 5% टॉलरेंस। 5%। मतलब हम ज्यादा से ज्यादा इसको, जहाँ 1000 ओम का ये रेजिस्टेंस है, समझ में आया क्या? सर रेड का क्या करा? रेड की 2 जीरो क्यों डाल दी? पहला ये नंबर बताता है, दूसरा पैच नंबर बताता है, तीसरा पैच बताता है नंबर्स ऑफ 0। अच्छा ठीक। ठीक है, अगर ये येलो होता तो इसका मतलब 4 0, अगर ये ब्लू होता तो इसका मतलब 5 0, ये 2 नंबर के बाद ये है। समझ में आया? तो अगर व्हाइट होता तो 9 0। 9 0 किलो मेगा ओम में होता। अब रेजिस्टेंस मेगा ओम गीगा ओम में नहीं होता है। हाँ तो ये जो रेजिस्टेंस है, पहला नंबर बताता है, दूसरा पैच नंबर बताता है, तीसरा पैच नंबर ऑफ 0 बताता है। तो जैसे तुमको ये लाल अगर दिख रहा है, लाल ये वाला कलर है, अगर लाल दिख रहा है तो नंबर ऑफ 0 कितना हुआ, 2। ये नंबर, ये भी नंबर, और ये नंबर ऑफ 0, तो ये 1000 ओम हो गया। समझ गए? अब इसी तरह से अगर मान लो हमारे पास ये रेजिस्टेंस होता, यहाँ होता एक ब्लू, यहाँ होता ये ब्लू, हम बना देते ब्लू रंग से दिखा देते। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम नहीं पढ़ सकते, बड़ा इजी होता है। देखो ये पैच मान लो ब्लू था, ठीक है, ये पैच मान लो ग्रीन था, और ये ब्लैक है। ब्लैक ले रहे क्या, और कोई कलर ले रहे? अरे और कोई कलर ले ले। ठीक है, वॉयलेट ले लेते हैं, ये तीसरा कलर वॉयलेट ले लेते हैं। ठीक है, ये तीसरा कलर वॉयलेट ले लिए, ये वॉयलेट है। ठीक है, और इधर मान लो गोल्डन, सिल्वर। तो ये ब्लू है, ब्लू का क्या नंबर है, 6, तो ये 6 हो गया। ग्रीन का क्या नंबर है, 5, और ये कौन सा है, ये है वॉयलेट, तो 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आ? इतने ओम का रेजिस्टेंस है, तो इसमें से 1 2 3 4 5 6 यहाँ लिख दो। ये 650, और ये क्या हो गया, 10 × 10⁻⁶ ओम, ये हो जाएगा 650 मेगा ओम। समझ में आया? रेजिस्टेंस हो गया, क्लियर है? हाँ सर। ये हो गया कलर कोडिंग। ये कलर कोडिंग तुमको, ठीक है, देख लेना, अगर नहीं समझ में आएगा तो बता दियो, बराबर? हाँ सर। ये कलर कोडिंग अब सिलेबस से हटा दिया तो हटा दिया, ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, बट पढ़ लो तो क्या दिक्कत, समझ गए? सर ऐसा निकालने के लिए आता है? निकालने के लिए देखो, ऐटे वैटे में नहीं आता, एग्जाम में नहीं आता। कई बार ऐसे छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लेते, स्कूल में कई बार पूछ लेते। ठीक है, निकालने के लिए अब स्कूल से सिलेबस से हटा ही दिया है, तो मेंस में कभी पूछ लिया गलती से। ठीक है, ऐसे बहुत रेयर है कि पूछे। समझ में आ क्या? ये हमको याद है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट। तो ये 9 डिजिट तो सीरीज में याद करना है, ब्लैक 0, ब्राउन 1, रेड 2, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट, याद कर लेना, बहुत बड़ा चीज। चलो अब अगले दिन पढ़ते रहे, अब टेस्ट अगली बार लेंगे। आज इतना पढ़ लिए बहुत है। ठीक है, अगले दिन पढ़ते हैं। किसी को कुछ पूछना रहता है तो बता दो, ठीक है, क्योंकि क्लासेस तुम लोग का होगा ना भी।